दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है यिक्सिंग रेस्टोरेंट से, जहां हालात अचानक इतने बिगड़ जाते हैं कि एक छोटे से रेस्टोरेंट का मामला पूरे चिंगपिंग काउंटी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। सरकारी अधिकारी वहां पहुंचते हैं और यू को गिरफ्तार कर लेते हैं। आदेश दिया जाता है कि हत्या का मामला सुलझने तक रेस्टोरेंट को पूरी तरह सील रखा जाए और किसी को भी वहां मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत न दी जाए। लेकिन इसी बीच चंग्यू वहां पहुंचती है। उसे पता चलता है कि चंक्यन भी मुसीबत में है। चंग्यू गुस्से में कहती है, मैं उस मैजिस्ट्रेट को अगवा करके चंक्यन को बाहर निकालूंगी। लेकिन यंजन उसे समझाता है कि मैजिस्ट्रेट को अगवा करना कोई समाधान नहीं है। असली समस्या इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनाज की जब्ती का इस्तेमाल करके गांव वालों के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा कर रहा है। यिक्सियांग रेस्टोरेंट पर हुई कार्रवाई तो सिर्फ शुरुआत है। चंग्यू को बताया जाता है कि कुछ लोग जानबूझकर जनता को सरकार के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। उनकी योजना है कि लोग विद्रोह करें, फिर जिजो गवर्नमेंट ट्रूप्स वहां पहुंचकर उन्हें दबाए और उसके बाद इस पूरे मामले का इस्तेमाल कोर्ट के खिलाफ किया जाए। यानी जनता का गुस्सा अपने आप पैदा नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने बड़ी चालाकी से उसे भड़काया था। चंग्यू पूछती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? जेन बताते हैं कि इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। फिलहाल उसे कांस्टेबल वांग को ढूंढकर शहर के दरवाजों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहना होगा। किसी भी हालत में दंगाइयों को शहर के अंदर नहीं आने देना है। लेकिन चंग्यू एक सवाल करती है, अगर ये लोग शहर में आएंगे तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को निशाना बनाएंगे, फिर उन्हें रोकने की जरूरत क्यों है? जवाब मिलता है कि शुरुआत में लोगों का निशाना सिर्फ मैजिस्ट्रेट और पुलिस होंगे, लेकिन एक बार भीड़ शहर के अंदर घुस गई तो उनका गुस्सा अमीरों और ताकतवर लोगों तक पहुंच सकता है। उसके बाद वही भीड़ लूटपाट में बदल सकती है। एक छोटा विद्रोह पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इसलिए फैसला होता है कि सबसे पहले भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। अनाज का समाधान बाद में निकाला जाएगा। उधर बावर की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता है। चंग्यू उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। बावर को यिक्सियांग रेस्टोरेंट के एक अंधेरे कमरे में छिपा कर समझाया जाता है कि चाहे कोई भी उसे आवाज दे, उसे बाहर नहीं आना है। बावर कहता है, आंटी चंग्यू, आपको मेरी माँ को जरूर बचाना होगा। चंग्यू उसे भरोसा देती है, चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। अब कहानी चिंगपिंग काउंटी गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ मुड़ती है, जहां असली साजिश चल रही है। वहां सुई योंग किंग अपने लोगों के साथ मौजूद है। उसके पास लगभग 1000 सैनिक हैं और वो वेशन के आने का इंतजार कर रहा है। वह आदेश देता है कि चिंगपिंग काउंटी के व्यापारियों और आम लोगों से जब्त किया गया अनाज वहां से बाहर भेज दिया जाए। उसके साथी को समझ नहीं आता कि आखिर वह उन लोगों को क्यों मरवाना चाहता है जो उसके साथ चोंगजो जाना चाहते हैं। सुई युआनचिंग साफ करता है कि सबको मारना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को मारना सिर्फ एक दिखावा होगा, ताकि जनता का भरोसा पूरी तरह कोर्ट से उठ जाए। वह चाहता है कि लोगों को सरकार ने धोखा दिया है और अब उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची। यानी जनता को बचाने के नाम पर असल में जनता को ही एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा था। इसी बीच चंग्यू को पता चलता है कि काउंटी ऑफिस में भी कुछ गड़बड़ है। वहां मौजूद लोग असली पुलिस वाले नहीं हैं। हालात को समझते हुए वह मैजिस्ट्रेट की बेटी तक पहुंचती है। पहले दोनों के बीच दुश्मनी रही थी, खासकर सोंगयान को लेकर, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैजिस्ट्रेट की बेटी अपने पिता को बचाने के लिए चांग्यू से मदद मांगती है। वह बताती है कि वेई शुआन ने उसके पिता को पकड़ रखा है और उनसे जबरदस्ती अनाज और चांदी की वसूली करवाई जा रही है। वह कहती है कि अगर वो उसके पिता को बचा लेती है तो वह सोंगयान के मामले में पीछे हट जाएगी। लेकिन चंग्यू को सोंगयान में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बदले में सिर्फ एक चीज मांगती है, मैनेजर यू को काउंटी ऑफिस की जेल से बाहर निकालना। लड़की तुरंत वादा कर देती है। अब चंग्यू एक और चाल चलती है। वह मेड की पोशाक पहनकर दुश्मन के कैंप में पहुंचने का फैसला करती है। उधर चिंगपिंग की सड़कों पर जनता का गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। लोग चिल्ला रहे हैं कि उनका अनाज वापस किया जाए। भीड़ शहर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और अंदर मौजूद लोग घबराने लगते हैं। शहर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बाहर से लोग चिल्लाते हैं, हमें अंदर जाने दो।
दूसरी तरफ से आवाज आती है, शहर का दरवाजा बंद करो। लेकिन भीड़ में सिर्फ आम ग्रामीण नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं। उनका मकसद है कि भीड़ किसी भी हालत में शहर के अंदर घुस जाए। इसी दौरान चंगयू मेड का रूप में खाना लेकर वे शुआन के शिविर में पहुंचती है। सैनिक उसे रोकते हैं, लेकिन उसके व्यवहार और उसकी पहचान पर शक होने के बाद आखिरकार उसे अंदर जाने दिया जाता है। अंदर पहुंचकर चंगयू समझ जाती है कि सामने मौजूद आदमी ही वेई शुआन हो सकता है। वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करती। चांग्यू कहती है, तो तुम वेई शुआन हो? इसके बाद वह उसे अपने कब्जे में ले लेती है। वह कहती है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी बात मानो। अब दूसरी तरफ जनता को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों की तरफ से लोगों से कहा जाता है कि वे कानून अपने हाथ में न लें और घर वापस चले जाएं। उनका अनाज वापस कर दिया जाएगा और आज की घटना के लिए सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन जनता आसानी से विश्वास करने को तैयार नहीं है। एक व्यक्ति चिल्लाता है, इनकी बातों में मत आओ। बस फिर क्या, भीड़ दोबारा भड़क उठती है। उनको लगता है कि अगर वे वापस गए तो उन्हें बाद में फिर से दबा दिया जाएगा। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि लोग मैजिस्ट्रेट को मारने की बात करने लगते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आती है। चोंगझो ले जाया जा रहा 2 लाख पिकुल अनाज रास्ते में रोक लिया गया है। इस हमले में शिजेंग की ब्लड रोबोट कैवलरी और जिजो आर्मी दोनों शामिल थीं। सुइयोंकिंग के लोग इस खबर से हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हे जिंगयुअन, जिसे वेई शुआन ने कैद कर रखा था, वह चेजंग के साथ कैसे काम कर सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही अनाज की योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, जनता के बीच अविश्वास और गुस्सा पैदा करने की योजना काम कर चुकी थी। अब चांगयू को पता चलता है कि काउंटी ऑफिस में मौजूद कुछ पुलिस वाले नकली हैं। वह पहचान लेती है कि लाल रिबन पहने हुए लोग नकली पुलिस हैं। चांगयू अपने लोगों से कहती है, इन नकली पुलिस वालों को पकड़ो। लेकिन तभी एक तीर चलाया जाता है और एक आदमी घायल हो जाता है। भीड़ तुरंत भड़क जाती है कि अधिकारियों ने उनके आदमी को मार दिया है। अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली होती है। इसी बीच मैजिस्ट्रेट जनता का सामना करने से डर रहा है। उसे पता है कि अगर भीड़ शहर के अंदर आ गई तो सबसे पहले उससे ही निशाना बनाया जाएगा। तभी उसकी बेटी समझती है कि भीड़ को एक जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए। इसलिए वह सुझाव देती है कि अनाज की जब्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जनता के सामने भेज दिया जाए, यानी असली साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए किसी और को बलि का बकरा बनाया जाएगा। इसके बाद मैजिस्ट्रेट शहर के दरवाजे पर जाकर जनता को संबोधित करता है। वह कहता है, आपका जब्त किया गया अनाज वापस किया जाएगा। आप लोग कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। किसी के बहकावे में आकर ऐसा अपराध मत कीजिए जिसका परिणाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। लेकिन जनता का सवाल सीधा था, अनाज कहाँ है? एक के बाद एक आवाज आने लगती है, हमारा अनाज कहाँ है? तभी पीछे से आवाज आती है, अनाज यहाँ है। लोग पलटकर देखते हैं। अनाज की गाड़ियां शहर के बाहर लाई जा रही थीं। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग चिल्लाते हैं, अनाज आ गया। कुछ लोगों को लगता है कि अब उनका सबसे बड़ा संकट खत्म हो गया है। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। एक ग्रामीण सवाल करता है कि माँ विलेज में जिन लोगों की जान गई, उनका क्या होगा? बस फिर से माहौल बदल जाता है। लोग मैजिस्ट्रेट के परिवार को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। भीड़ चिल्लाती है, इनकी जान के बदले इनके पूरे परिवार की जान चाहिए। अब हमला शुरू होने ही वाला होता है। इसी समय एक रहस्यमयी संदेशवाहक आता है और बताता है कि लिनआन के साउदर्न माउंटेन के जंगल में चोंगजो की विद्रोही सेना का एक दल घात लगाकर बैठा है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो लिनान के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब सेना को लिनान के लोगों की रक्षा करने के लिए वहां जाना पड़ता है। उधर जंगल में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले लगता है कि दुश्मन की संख्या बहुत कम है, लेकिन अचानक वहां सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है। तभी खबर आती है कि हे जिंगयुआन की जिजू आर्मी उत्तर पूर्व से पहुंच चुकी है। साजिशकर्ताओं के 1000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उनकी योजना पूरी तरह बिगड़ जाती है।
सुई युआनकिंग को पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान चंगयू भी अपने दुश्मन का पीछा करती है। वह उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो गिरकर बच निकलता है। अब चिंगपिंग में ही जिंगयुन पहुंच चुका है। जनता उसके सामने आकर न्याय की मांग करती है। लोग कहते हैं, लॉर्ड ही, हम पर दया कीजिए, हम मजबूर थे। ही जिंगयुआन लोगों को शांत करता है। वह कहता है, अपना अनाज लेकर घर जाइए। इस अनाज की जब्ती के पीछे जितना दिखाई दे रहा है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो माँ विलेज की घटना की भी पूरी जांच का भरोसा देता है। इसके बाद लोगों को उनका अनाज वापस मिलना शुरू हो जाता है। ही जिंगयुन कहता है, धक्का मत दीजिए, सबको मिलेगा। धीरे धीरे जनता शांत होने लगती है, लेकिन इसी बीच मैजिस्ट्रेट अपनी बहादुरी की कहानी सुनाने लगता है। वो ही जिंगयुआन को बताता है कि उसने ही शहर को दंगाइयों से बचाया, कांस्टेबल वांग को सही समय पर तैनात किया और अनाज की जब्ती के जिम्मेदार अधिकारियों को पकड़कर जनता को शांत किया। ही जिंगयुआन उसकी बातें सुनता है और कांस्टेबल वांग की तारीफ करता है। वह कहता है, कांस्टेबल वांग ने अच्छा काम किया है, उसे इनाम मिलना चाहिए। कांस्टेबल वांग कहता है कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। फिर वह अनुरोध करता है कि जिन पुलिस वालों ने इस घटना में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों को भी अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। हे जिंगयुआन इस बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन तभी उसे शहर की दीवार पर दिखाई दी एक रहस्यमयी लड़की याद आती है। वह पूछता है, वो लड़की कहाँ है? मैजिस्ट्रेट तुरंत जवाब देता है, वो तो मेरी एक नौकरानी है। लेकिन हे जिंगयुआन को शक हो चुका है। उधर वही रहस्यमयी लड़की सुई युआनकिंग के सामने पहुंचती है। वह क्रॉसबो से उसे निशाना बनाती है। सुई युआनकिंग अपना परिचय देता है। सुई युआनकिंग, लॉर्ड चांगसिन का हेयर अपेरेंट। लड़की चौंक जाती है। वह असल में यान जेंग है। इसके बाद दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी सामने आती है। वे एक दूसरे की फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेटजीज का मजाक उड़ाते हैं। सुई युआनकिंग ज़िएजेंग की ब्लड रोब्ड कैवलरी को कमजोर बताता है, जबकि ज़िएजेंग उसकी स्ट्रैटेजी की आलोचना करता है। धीरे धीरे एक बड़ा राज सामने आता है। अनाज की जब्ती के नाम पर जनता को भड़काने और वे फैक्शन के खिलाफ माहौल बनाने के पीछे सुई योनकिंग की भूमिका थी। उसने वे फैक्शन के नाम पर ग्रेन रिक्विजिशन के आदेश तक तैयार करवाए थे। उसकी योजना थी कि जनता और कोर्ट के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाए। दूसरी तरफ सेजेंग और हे जिंगवन की अपनी योजना थी। 2 लाख पिकुल अनाज को रोकने के पीछे भी एक बड़ी रणनीति थी, ताकि वह सेना के काम आ सके और दुश्मन की सप्लाई कमजोर हो। यानी इस पूरे एपिसोड में हर तरफ एक अलग चाल चल रही थी। किसी ने जनता के गुस्से को हथियार बनाया, किसी ने अनाज को, किसी ने सेना को और किसी ने राजनीति को। लेकिन यानजे लगातार कोशिश करती रही कि इस पूरे खेल में आम लोगों की जान न जाए। कहानी के अंत में यानजे वापस लौटती है। उससे पूछा जाता है, इतनी देर क्यों हो गई? तुम घायल तो नहीं हो? जो जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। वह बताती है कि जिस आदमी का वह पीछा कर रही थी, वह नदी में गिर गया। उसने उसे 10 मील से ज्यादा दूर तक पीछा किया था। तो मजाक में कहती है, लोग कहते हैं कि बुरे लोगों की उम्र लंबी होती है। फिर वह बताती है कि जब वह मैजिस्ट्रेट को पकड़ने गई थी, तब उसका सामना उसी खतरनाक आदमी से हुआ था। वह उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला और लड़ाई में के हाथ को भी चोट लगी, लेकिन हार नहीं मानी। वह कहती है, मैंने उसे पूरे रास्ते बांध कर रखा और कई बार चाकू भी मारा। इसे मेरा बदला समझ लो। और इसी के साथ एपिसोड 16 खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस एपिसोड की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ तलवारों और सेनाओं की नहीं थी। असली लड़ाई लोगों के दिमाग और भरोसे की थी। एक तरफ सुई युआनकिंग जनता के गुस्से को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी तरफ सिएजेंग और हे जिंगयुन अपनी रणनीति से दुश्मन की सप्लाई रोकने में लगे हैं। और इन सब के बीच यानजे अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुई युआनकिंग की असली साजिश आखिर कितनी दूर तक फैली हुई है? क्या वही फैक्शन की सच्चाई सबके सामने आएगी? और फैन चांग्यू के सामने आगे कौन सा नया खतरा आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हमें कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चालाक किरदार कौन लगा, यान जेंग, सुयोन किंग या सिए जेंग। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी के साथ।